गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट इन किया था किसके साथ, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाए गए थे एमटीपी के पास्ट ईयर्स के, राइट। तो हम लोगों ने वो क्वेश्चन डिस्कस किया था और एज हमारा रूटीन है कि चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक रिविजनरी वीडियो बनाते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 में ज्यादा आपके रिविजनरी वीडियो तो बनेंगे नहीं, बट जो भी आपके थ्योरी पार्ट है एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 3। ओके, टुडेज रिविजन क्लास। सो हमारा चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक क्या था, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। ओके, हमारा टॉपिक क्या था, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ फर्म। ओके, सो आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, हमारा टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसमें हम लोगों ने दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वन वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। क्या हमें क्या कैलकुलेट करा था, इसमें हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कुछ फॉर्मूला लगाने थे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिफरेंट मार्केट में क्या होते हैं वो हमें स्टडी करना था। नेक्स्ट हमें प्राइसिंग डिसीजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, मार्केट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा था। द फर्स्ट वन वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन वाज मार्केट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर से। ओके, इसके अंदर हमने पढ़ा था कुछ टर्म्स। इसमें हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़े थे, राइट। हम लोगों ने आगे चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल्स आने वाले थे इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने एक बेस बनाया था। हम लोगों ने इसमें एक बेस बनाया था। सो कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे इसके लिए हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पढ़ा था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। The concept of demand seeks to establish the relationship between the quantity demand of the commodity and its price। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, डिमांड क्या होते हैं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। ओके, हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हम लोगों ने डिमांड के फंक्शंस पढ़े थे विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक डिमांड शेड्यूल देखे थे। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल से स्टार्ट किया था एक टर्म। उसमें हमें दो शेड्यूल पढ़े थे। द फर्स्ट वन वाज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड द सेकंड डिमांड शेड्यूल वाज मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर कोई भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होते हैं, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट विल बी परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल। क्या होता है, वेरियस कमोडिटी कौन परचेज करते हैं, एक इंडिविजुअल परचेज करता है। ओके, सो कंज्यूमर कौन है, एक इंडिविजुअल। ओके, एट डिफरेंट प्राइसेस, तो हम उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बट अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स वो परचेज करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसको पढ़िए, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स दैट विल बी परचेज्ड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। द नेक्स्ट टर्म वाज मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, मार्केट डिमांड शेड्यूल में कौन से कंज्यूमर्स होते हैं, सारे कंज्यूमर्स होते हैं, ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। वो क्या करते हैं, बहुत सारे कमोडिटीज वो खरीदते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था डिमांड कर्व। ओके, डिमांड कर्व में कौन से रिलेशनशिप होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किस चीज के बीच, डिमांड एंड प्राइस के बीच। प्राइस और डिमांड के बीच में कौन से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर प्राइस गिर रहा है तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होंगे। तो दिस वाज द रिलेशनशिप इन डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व इनवर्स रिलेशनशिप है तो हमारा स्लोप कैसा बनेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था डिराइव डिमांड। तो ओके, जो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, उसकी डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। ओके,
नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें हम लोगों ने कौन कौन से फैक्टर्स देखे थे, हमने इसमें 6 फैक्टर्स देखे थे। सो डिमांड डिमांड फंक्शन किसके होते हैं, डिमांड फंक्शन के किस चीज के फंक्शन होते हैं, इट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एडवर्टीजमेंट। ओके, कौन कौन से, कमोडिटी का प्राइस, खुद का कमोडिटी का प्राइस, सब्स्टिट्यूट का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस, इनकम उसके देखे जाते हैं, उसके टेस्ट और प्रेफरेंस देखे जाते हैं, और लास्ट में क्या देखते हैं हम लोग, एडवर्टीजमेंट कितने हुए, उसके अकॉर्डिंगली हमारा डिमांड फंक्शन चेंज होते हैं। ओके, सो डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ its price, substitutes, complementary goods, income, taste and preference, and the last one advertisement. Okay, next हमने देखा था law of demand. So what does law of demand states? It states demand and price has inverse relationship. Okay, in short, demand और प्राइस के कौन से रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दिस वाज द लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे। द फर्स्ट एक्सेप्शन वाज गिवन पैराडॉक्स। ओके, द फर्स्ट एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड वाज गिवन पैराडॉक्स। इसमें क्या था, अगर प्राइस हमें क्या था, हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या, अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड भी इंक्रीज होगा। दिस वाज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज गिवन पैराडॉक्स। नेक्स्ट हमने देखा था प्रेस्टिजियस गुड्स। ये भी आपके लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट वर्क करता है। अगर जस्ट लाइक कार्स एंड डायमंड्स, ओके, अगर प्राइस इंक्रीज भी हुए तो क्या होंगे, डिमांड आपके बढ़ते जाएंगे। ओके, तो दिस वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमने देखा था स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी क्या होता है, इट एक्ट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। द नेक्स्ट वाज ट्रेड साइकिल। ये भी आपके डिमांड के, आपके लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट वर्क करता है। दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप होल्ड नहीं करता है। ओके, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो समझते हैं कि अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है, वो गुड्स बेहतर है, क्वालिटेटिव गुड्स है। तो ये इग्नोरेंस कंज्यूमर्स में कुछ वर्क करता है डिमांड और प्राइस के इनवर्स रिलेशनशिप को नहीं होल्ड करने के लिए। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस। देन उसके बाद हमने देखा था इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ओके, इनकम डिमांड में हम किस किस चीज के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। इनके बीच कौन सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ओके, इनकम बढ़ेंगे डिमांड बढ़ेगा, इनकम गिरेंगे डिमांड गिरेगा। ओके, बट दिस डजंट होल्ड फॉर इंफेरियर गुड्स। ओके, क्या होंगे, इंफीरियर गुड्स में ये होल्ड नहीं करता, जस्ट लाइक राइस। अगर क्या होंगे, इंस्टेड ऑफ इंफीरियर गुड्स, सो द इनकम डिमांड कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स स्लोप्स डाउनवर्ड। ये क्या होते हैं, अगर इंफीरियर गुड्स होंगे तो अगर इनकम इंक्रीज होंगे, इनकम इंक्रीज होगा तो हमारे डिमांड क्या होने चाहिए थे, हमारे डिमांड भी इंक्रीज होना चाहिए था। बट इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, अब वो इंफीरियर गुड्स से सुपेरियर गुड्स तरफ जाएंगे। ओके, तो इनकम इंक्रीज होने के बाद वो लोग सुपेरियर गुड्स खरीदेंगे, तो इंफीरियर गुड्स क्या हो जाएंगे, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस वाज द एक्सेप्शन फॉर योर inferior goods in income demand. Okay, the next we had read about is cross demand. Okay, what was cross demand, the change in demand for one commodity due to the change in the price of related commodities like substitute and complementary. तो कोई भी गुड्स है, उसके सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के वजह से अगर आपके डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस डिमांड। ओके, ये हमने पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने दो चीजें डिस्क्राइब किया था, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम लोगों ने दो चीज एक एग्जांपल दिया था, कौन से, कॉफी एंड टी। अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होते हैं तो लोग क्या करेंगे, टी प्रीफर करेंगे, तो टी का क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ओके, दिस वाज द एग्जांपल फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेम वे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या था, I had given you the example for car and petrol. Okay,
अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे, कार खरीदना कम कर देंगे। ओके, सो अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन द सेम वे अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज होगा तो कार क्या हो जाएंगे, डिमांड उसके बढ़ जाएंगे। सो दिस वाज द एग्जांपल फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। द नेक्स्ट थिंग वाज एक्सपेंशन कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स। हम लोगों की क्वांटिटी के डिमांड में चेंजेस आ रहे थे किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स बट नॉट प्राइस। अगर कोई भी हमें हमारे कोई सा भी चेंजेस हमारे डिमांड में आते हैं ड्यू टू अदर फैक्टर्स बट नॉट प्राइस, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, द नेक्स्ट वाज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Practical point of view, this topic was very relevant. Okay, so what is elasticity of demand? The rate of change in demand to a change in price. अगर न्यूमरेटर में चेंज इन डिमांड, डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे निकाल पाएंगे, द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड टू द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस। और अगर द चेंज इन डिमांड ज्यादा होंगे, द चेंज इन डिमांड, इफ द चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक डिमांड। और अगर लेस होंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन इलास्टिक डिमांड। सो दिस वी हैड रेड इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द नेक्स्ट वी हैड रेड व्हाट वाज, आपको मैंने इस पे एक फॉर्मूला देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट वाज proportionate change in demand to the proportionate change in price. Okay, this formula we had applied in the question. Okay, उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने तीन टॉपिक डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वन वाज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड वन वाज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द थर्ड वन वाज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, हम लोगों ने तीन चीजें डिस्कस किए थे, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, वन बाय वन हम लोगों ने इन तीनों को डिस्क्राइब किया था। लेट अस सी व्हाट वाज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या था, इट एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू द प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट वाज द चेंज इन डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। ओके, आपको मैंने ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था। सो ये फॉर्मूला लगा के आप क्या निकाल सकते हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The next we had discussed in price elasticity or demand was its types. Okay, इसमें हम लोगों ने इसके 5 टाइप्स पढ़े थे। The first one was perfect elastic demand. The first one was perfectly elastic demand. इसका कर्व कैसा बनता है, horizontal to x-axis. Okay, it will be horizontal to x-axis. So what is perfectly elastic demand? A small change in the price brings an infinite change in the demand. अगर आप प्राइस को थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो इसके वजह से आपके डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, सो हाउ व्हाट इज द कर्व फॉर योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी हैड डिस्कस्ड अबाउट वाज perfectly inelastic demand. So what was perfectly inelastic demand? If a change in price does not bring any change in the demand, अगर प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से आपके डिमांड में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, इट वाज कॉल्ड इन परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सो व्हाट विल बी द कर्व फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर इलास्टिक होंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक होंगे तो it will be parallel to y-axis. Okay, the next term we had discussed, the third type, it was relatively elastic demand. The third one was relatively elastic demand. ये क्या था, if the proportionate change in the demand, अगर proportionate आप क्या निकालते हो, elasticity आप कैसे निकालते हो, change in demand to the change in price। अगर change in demand आपके change in price से ज्यादा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, relatively elastic demand। Okay, that is it is greater than 1. Elasticity of demand, if it is greater than 1, it will be relatively elastic demand. But if it will be less than 1, it will be called relatively inelastic demand. Okay. And what about if it will be equals to 0? Sorry, if what if it will be equals to 1?
If it is greater than 1, it is relatively elastic demand, and if it is less than 1, it is relatively inelastic demand. So what if it is equals to 1? It will be called unitary elastic demand. Okay, unitary elastic demand. Okay, so मैंने ये आपको इसके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स पढ़ा दिए हैं. ओके, द नेक्स्ट वाज द नेक्स्ट वन वाज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, इससे पहले देखिए मैंने आपको जब मैंने आपके क्लास टेस्ट में दिखाए थे उसमें मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था फॉर द 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, तो परफेक्टली आपको ये इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा कि आपका शेप ऑफ कर्व कैसा रहेगा. अगर परफेक्टली इलास्टिक होंगे हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक होंगे तो हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस. अगर यूनिटरी होंगे तो इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, अगर रिलेटिवली इलास्टिक होंगे इट विल फॉर्म अ फ्लैट, and if it is relatively inelastic it will form a steep curve. Okay, the next we had discussed about was income elasticity of demand. Income elasticity का definition में क्या था, it was the proportionate change in demand to the proportionate change in income. The formula remains the same but the term that differs here is income. हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्राइस की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, इनकम. ओके, so our formula will be proportionate change in demand to the proportionate change in income. Okay, अब इसमें भी हम लोगों ने इसके 5 टाइप्स पढ़े थे. द फर्स्ट वन वाज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज greater than 1, that is, and one was less than 1. If it will be greater than 1 it will be called relatively income elasticity of demand. If it will be less than 1 it will be called relatively income inelastic demand. Okay, and if it will be equals to 1 it will be called unitary income elasticity of demand. Okay, और हमने क्या हुआ था, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इफ द चेंज इन इनकम फॉल्स टू ब्रिंग एनी चेंज इन डिमांड, क्या होंगे, अगर कोई सा भी चेंज इन इनकम, अगर आपकी इनकम चेंज होते हैं तो इसके वजह से कोई भी चेंज अगर डिमांड में नहीं आएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, एंड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट विल इट बी डिफाइंड, हाउ विल इट बी डिफाइंड, it will be defined as the demand decrease when the increase in the income. अगर आपके इनकम इंक्रीज होते हैं, if there is increase in your income then demand will fall. This holds the negative income elasticity of demand. Okay, these were the 5 types of income elasticity of demand. Okay, the next was cross elasticity of demand. So cross elasticity में क्या हम कंपेयर करेंगे, the change in demand for commodity X, जो जिसका आप चेंजेस निकाल रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, with the change in price of Y, the next commodity, that is complementary goods or the substitute goods, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई चेंजेस निकालते हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, so there's a formula, cross elasticity of demand equals to percentage change in demand for the commodity X, that's what you are working on, to the percentage change in the price of Y. Okay, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. what were those methods? There were 3 methods. One was percentage method, the next one was expenditure method, and the third was diagrammatic method. Diagrammatic method में भी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 methods पढ़े थे. The first one was point method and the next one was arc method. Okay, so let us discuss these methods. Percentage method. Percentage method में क्या आप निकालते हो, कैसे निकालते हो आप elasticity of demand, percentage change in demand to the percentage in price, normal formula है, right? The next one was expenditure method. Okay, expenditure method में आप किस तरह से कैलकुलेट करते थे, टोटल आउटले. क्या होता है टोटल आउटले, मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड को आप लोग क्या बोल सकते हो, टोटल आउटले. उसमें क्या होता है, प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी बॉट, जितना आप क्वांटिटी बॉट कर रहे हो उसको अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू द प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी डिमांडेड. okay, it will be equal. Okay, both the sides will be equal and that is your revenue. Okay, and if the demand is inelastic, अगर डिमांड क्या होंगे, inelastic होंगे, okay,
तो क्या होगा, तो टोटल आउटले फेल्स, तो टोटल आउटले क्या होगा, वो गिरेगा। प्राइस गिरने, आपके प्राइस गिरेंगे, गिरने के बाद ही क्या होगा, आपके आउटले क्या होंगे, वो भी गिर जाएगा। बट क्या होंगे, अगर आपके प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो आपके आउटले भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर डिमांड इज इलास्टिक। बट अगर डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होंगे तो क्या होंगे, सॉरी, अगर आपके डिमांड इलास्टिक होंगे तो क्या होंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होंगे, ग्रेटर देन 1। तो इसके मतलब क्या होगा, अगर टोटल आउटले इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आपके टोटल आउटले इंक्रीज हो रहे हैं विद द फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस, उसके मतलब क्या होगा, आपके प्राइसेस क्या होगा, गिर रहे होंगे। ओके, और अगर आपके टोटल आउटलेट डिक्रीज हो रहे हैं, देयर विल बी इंक्रीज इन योर प्राइस। ओके, और यूनिटरी इलास्टिक क्या होंगे, व्हेन it is equal to 1, it will be called as unit elastic. The third one was the most important, that was diagrammatic method. Diagrammatic method में आप कैसे निकालोगे, हम लोगों ने कौन कौन से मेथड पढ़े थे, एक आर्क मेथड एंड द नेक्स्ट वन वाज पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में क्या करते हैं, बस एक पॉइंट का हम लोग इलास्टिसिटी निकालते हैं। ओके, हम लोग एक कर्व लेंगे, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं। एंड फॉर द आर्क, देयर विल बी 2 पॉइंट्स, हम लोग 2 पॉइंट्स का निकालते हैं। ओके, तो अगर 1 पॉइंट का निकालना है, इन केस ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या लेंगे, लोअर सेगमेंट को डिवाइड करेंगे किसी से, अपर सेगमेंट से। ओके, लेट अस सपोज यहाँ पे आपके क्या दिए गए, केटी अपर सेगमेंट है और केटी डिमांड वाला नीचे का लोअर सेगमेंट है। तो अगर केटी डिमांड वाला साइड का अगर आप डिवाइड करोगे केटी फ्रॉम प्राइस साइड, तो व्हाट विल यू गेट, पॉइंट इलास्टिसिटी। ओके, सेम वे क्या था आर्क इलास्टिसिटी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 पॉइंट्स के हम लोग इलास्टिसिटी निकालते हैं। ओके, ओके, द नेक्स्ट मेन टॉपिक वाज कंज्यूमर सरप्लस। हम लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे किए थे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फार्मूला। ओके, सो कंज्यूमर सरप्लस में क्या होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ डिमांड। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस किसके फंक्शन होते हैं, सप्लाई के। कंज्यूमर सरप्लस इज द फंक्शन ऑफ इट्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज द फंक्शन ऑफ इट्स सप्लाई। ओके, हम लोगों ने इसके न्यूमेरिकल कैसे किए थे, बाय इंटीग्रेटिंग द डिमांड फंक्शन फॉर कंज्यूमर सरप्लस एंड बाय इंटीग्रेटिंग द डिमांड सप्लाई फंक्शन फॉर प्रोड्यूसर सरप्लस। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, डिमांड फोरकास्टिंग में आपने क्या देखा था, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, एक्सपेक्टिंग फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर में कितने डिमांड आने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। फ्यूचर में हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कितना कंज्यूमर से कितने डिमांड होंगे। ओके, दैट वो प्रेडिक्ट करते हैं, उसी को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन लेते हैं कि आगे फ्यूचर में द पार्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना डिमांड होने वाला है मार्केट में, सो वी डिटरमाइन दैट पॉइंट। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, फोरकास्टिंग होते हैं। तो इफ देयर इज फोरकास्टिंग देन वी विल बी यूजिंग प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ओके, और अगर इसमें फोरकास्टिंग होते हैं, प्रोबेबिलिटी यूज होते हैं, तो हमारा रिजल्ट हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। ओके, दिस वाज वी हैव read in demand forecasting. The next we have discussed in demand forecasting where its factors. Okay, हम लोगों ने इसके 7 फैक्टर्स पढ़े थे, राइट? हम लोगों ने इसके 7 फैक्टर्स पढ़े थे। The first one factor was time factor. The next one was level factor, product specific factor, nature of the product, competition and consumer behavior. So these were the factors on which demand forecasting was based. Okay, so what are the factors on which demand forecasting are based? There are some factors like time factors, level factors, specific factor, product factor, competition factor, consumer behavior and nature of the product. So these were the factors involved for the demand forecasting. So we have discussed it in our class. आपको ये याद करने, ओके, अगर थ्योरी पार्ट आएंगे तो ये भी आप क्या आ सकते हैं फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग कैन कवर योर थ्योरी पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, द नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड वेयर मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। हम लोगों ने इसमें 2 मेथड्स पढ़े थे। सो व्हाट वर दोस 2 मेथड्स? द फर्स्ट मेथड वाज
qualitative method and the next method was quantitative method. क्वालिटेटिव मेथड में क्या था, हम लोग प्राइमरी सोर्स से डाटा लेते थे और ये क्या था, एक्सपेंसिव मेथड थे। बट आपके क्वालिटेटिव मेथड में क्या थे, हम लोग स्टैटिक्स यूज करके हम लोग फोरकास्टिंग करते थे। सो इट वाज मच इकोनॉमिकल देन द क्वालिटेटिव मेथड। ओके, इन क्वालिटेटिव मेथड ओके हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने इसमें दो पार्ट्स देखे थे। ओके हम लोग इसमें कितने मेथड देखे थे, इसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स देखे थे। आपके क्वालिटेटिव टेक्निक में आपको डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े थे। द फर्स्ट वन वाज 100% इन्यूमेटर सर्वे, डेल्फी मेथड एंड द थर्ड वन वाज सेल्स फोर्स ओपिनियन सर्वे। ओके, तो 100% इन्यूमेटर सर्वे क्या था, इसमें कंज्यूमर्स को कुछ पूछते हैं कि वो फ्यूचर में क्या कैसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशन विद द प्रोडक्ट। ओके, एंड इट वाज बेस्ड ऑन सर्वे, सो इट वाज द वेरी एक्सपेंसिव मेथड। ओके, दूसरे मेथड से ये क्या था, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव थे। उसके बाद हमारा था डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में क्या देखा था हम लोगों ने, इसमें एक्सपर्ट्स लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स आर इंगेज्ड इन एनालाइजिंग द इकोनॉमिक कंडीशन, कैरिंग आउट सैंपल्स एंड कंडक्टिंग ओपिनियन पोल्स। ये एक्सपर्ट्स इसमें मेथड में इंगेज होते थे, इन चीजों में एक्सपर्ट्स लोग इंगेज होके क्या करते थे, डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प करते थे। द थर्ड वन वाज सेल्स फोर्स ओपिनियन सर्वे। ओके, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते थे, सेल्समैन। ओके, in it salesmen were involved. Okay, the second method was quantitative method। इसमें क्या करते थे हम लोग, इसमें हम लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़े थे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग निकाल सकते हैं। इट वाज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एंड स्टैटिक्स। ओके, द फर्स्ट मेथड वी हैड डिस्कस्ड वाज सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या होता है, सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल पीरियड्स, जितने पीरियड्स आपको दिए गए उसको किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ पीरियड से। तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल एवरेज। सेकेंड वन वाज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में क्या होता है, हम लोग कुछ पीरियड्स को चूज कर लेते हैं, अब उस वो पीरियड्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो चूज नंबर ऑफ पीरियड्स, हमारा क्या आ गया, मूविंग एवरेज। द नेक्स्ट वन वाज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या था, मैंने आपको इसमें फॉर्मूला दिखाया था, W1 D1 प्लस W2 D2 प्लस जितना आपके निकालने हैं, जितने दूर तक आपको निकालना, WN DN। ओके, वे W1 से WN क्या होते थे, वेट, एंड आपके D1 क्या होते थे, डिमांड। इट यूज टू वेरी, सो दिस वन वाज हाउ वी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ वेटेड एवरेज। ओके, W1 को D1 से मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग क्या करते थे, एक सीरीज बना देते, उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। द नेक्स्ट वन वाज टाइम सीरीज। इसमें क्या करते थे हम लोग, ट्रेंड एनालाइज करते थे। ओके, द नेक्स्ट वन वाज लीनियर मेथड। इसमें हम लोग इक्वेशन बनाते थे, वेयर y is equal to a plus bx। y मतलब क्या होता है, एनुअल सेल्स, where a was the constant and b it was the trend and x was the time। okay, टाइम और यूनिट्स। ओके, जो टाइम और यूनिट्स तो उसके किससे हम रिप्रेजेंट करते थे, x से। द नेक्स्ट मेथड वाज रिग्रेशन मेथड। ओके, इसमें क्या था, इसमें कौन से इक्वेशन यूज करते थे, द सेम स्लोप फॉर स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू a प्लस bx। और इसमें क्या था, x क्या था, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y का था डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या था, हम लोग दो इक्वेशन निकालते हैं, उसको कंपेयर करके हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं। ओके, उसके बाद बायोमेट्रिक। इसमें क्या यूज होते हैं, इंडेक्सेस। वी यूज इंडेक्सेस इन इट, जैसे कि WPI एंड CPI। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्केट। इतने हम लोगों ने देखा था टॉपिक्स। उसके बाद हम लोगों ने इंटर किया था मार्केट में। सो व्हाट इज मार्केट, मार्केट इज अ प्लेस और लोकेलिटी वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। जहां पे कमोडिटीज क्या होते हैं, खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट। इसके कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए थे, व्हाट वर दोज एलिमेंट्स, यहाँ पर सेलर्स बायर्स होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, उसके प्राइसेस होते हैं, कंपटीशन होते हैं यहाँ पे। ओके, दिस वर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट्स। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट्स। कुछ प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं, कुछ मोनोपोली वहां पर क्रिएट करते हैं। सो दीज वर द एलिमेंट्स
ऑफ मार्केट। नेक्स्ट वन वाज मार्केट। हम लोगों ने इसमें क्या किया था, मार्केट को डिवाइड किया था, मार्केट को कैटेगराइज किए थे कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन वाज परफेक्ट कंपटीशन एंड द नेक्स्ट वन वाज इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी हम लोगों ने इसको क्या किया था, 4 चीजों में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन वाज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेकेंड वन वाज मोनोपोली, थर्ड वन वाज ओलिगोपोली एंड द फोर्थ वन वाज डिओपोली। ओके, इसको हमने डिस्कस किया था। लेट अस सी परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द इंडिकेशन दैट इट इज अ परफेक्ट कंपटीशन, द मार्केट इज इन परफेक्ट कंपटीशन। सो क्या होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, राइट। और क्या दिया गया आपको, द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट होमोजेनियस आइडेंटिकल। जो गुड्स गुड्स क्या होते हैं, सेम टू सेम, एज सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। और क्या होता है, एंट्री एग्जिट के लिए कोई लोड नहीं होते हैं। ओके, नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और फर्म के बीच कोई भी डिफरेंस बिटवीन नहीं है। ओके, द नेक्स्ट फीचर्स वेयर इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्म प्राइस लेवल इन परफेक्ट कंपनी वी शुड नॉट इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है। ओके, आप ये याद रखिएगा कि कौन से कंपटीशन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड नहीं होता, इट इज परफेक्ट कंपटीशन। ओके, नेक्स्ट हमने क्या इसमें डिस्कस किया था, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे। ओके, द फर्स्ट, अगर क्या होंगे, डिमांड चेंज होगा बट सप्लाई चेंज नहीं होगा, तो कैसे हम लोग प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिमांड चेंज हो रहे हैं बट सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज व्हेन द डिमांड इंक्रीज। अगर डिमांड इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा। इफ डिमांड चेंजेस बट सप्लाई डजंट चेंज। ओके, और अगर अगर अपोजिट कर देते हैं, अगर डिमांड को कांस्टेंट रखते हैं और सप्लाई को चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, आपके प्राइस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, इट विल फॉल इफ सप्लाई इंक्रीजेस, बट इफ सप्लाई डिक्रीज, अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या करना है, सप्लाई क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज, सप्लाई को चेंज करना है। सो इफ सप्लाई इंक्रीज, अब सप्लाई, इफ सप्लाई डिक्रीजेस, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होंगे, राइज होंगे। सेलर्स क्या चाहेंगे, वो अपने गुड्स कमोडिटीज ज्यादा में बेचने के लिए ट्राई करेगा। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन सप्लाई चेंजेस बट डिमांड रिमेंस कांस्टेंट। बट अगर दोनों चेंज हो गए, लेट अस सपोज डिमांड भी चेंज हो गया एंड सप्लाई चेंज भी आपके चेंज हो गए, तो क्या होगा, इन दिस वी हैव टू सी द रेट ऑफ चेंज। ओके, अगर दोनों के बीच सेम रेट ऑफ चेंजेस हो गए, ओके, और सेम डायरेक्शन में हो गए, तो क्या होगा, देयर वोंट बी एनी चेंज। ओके, price will not change if there is change in demand and supply both at the same rate and in the same direction. Okay, this we have discussed in the price determination when both the factors, that is demand and supply, changes. Next we have discussed where price determination under monopoly. मोनोपोली में प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग वो डिस्कस कर रखे थे। ओके, मोनो क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर। ओके, देयर इज सिंगल सेलर, इसको क्या हम बोल सकते हैं, सिंगल सेलर। तो उसका मन चलेगा कि वो कितने में गुड्स बेचना चाहता है, व्हाट ही वांट्स टू इंट्रोड्यूस इन द मार्केट थ्रू इट्स मार्केट स्कीमिंग, थ्रू स्कीमिंग प्राइस और मार्केट पेनिट्रेशन। वो अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना चाहता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन देम, सो दे आर द प्राइस मेकर। ओके, मोनोपोली में क्या होते हैं, वो प्राइस मेकर होते हैं। ओके, इसके फीचर्स क्या है, देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर, और इसके मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए वो सिंगल प्रोड्यूसर है। इसमें भी क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन नहीं है, फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच में कोई भी डिफरेंस बिटवीन नहीं है, जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन। ओके, नो फ्री एंट्री, आप अगर इसमें इंटर करना चाहते हो तो आपको चार्जेस लगेंगे। द नेक्स्ट वन वाज मोनोपोलिस्ट कंट्रोल्स ओनली प्राइस, क्या होगा, वो प्राइस कंट्रोल करेंगे। रेवेन्यू कर्व फॉल्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपके रेवेन्यूज की वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। मोनोपोली में क्या होंगे, रेवेन्यू कर्व कैसा बनता जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, शुरू में ज्यादा आपके रेवेन्यू होते जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, गिरता जाएगा। ओके, सो इट विल फॉर्म अ कर्व फ्रॉम लेफ्ट
true, right? Okay. The next one was monopoly price and elasticity of demand. So what's the logic behind it is elasticity of demand के वजह से क्या होंगे? Elasticity of demand forms the basis for monopolistic, okay, to fix the price. Monopolistic क्या होते हैं? Fixes the price on the basis of elasticity of demand. Okay, so monopolist uses the elasticity of demand for fixing their prices. Okay, this we have read in monopoly, price and elasticity of demand. The next one was equilibrium of the industry under perfect competition. So how industry will gain perfect equilibrium position under perfect competition, we have read in it. Okay, so कब हम लोग equilibrium position होगा हमारे लिए? जब marginal cost equals to marginal revenue होंगे. Okay, when marginal cost equals to marginal revenue, we will be achieving our equilibrium position. Okay, और उस टाइम पे क्या होंगे? सब लोग क्या होंगे? सब लोग फर्म्स क्या इंडस्ट्री क्या करेंगे उस टाइम? नॉर्मल प्रॉफिट्स गेन करेंगे. वो बस नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाएंगे. ओके, व्हाट दिस इज व्हाट हैपेंस इन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन. उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली. ओके, व्हाट वे द प्राइसेस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली? द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन. प्लेसेस के वजह से डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ट्रेड व्यूज के वजह से होते हैं. सो दिस वे द डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली. उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस बिटवीन देखे थे किस किस के बीच? परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. ओके, few differences between देखे थे. It can be asked in your examination. Okay, perfect competition and monopoly के differences between आपको पूछे जा सकते हैं. We have discussed almost 9 to 10 points in it. Okay, 9 to 10 points आपको मैंने discuss किया था. The differences between perfect competition and monopoly. The first difference was in perfect competition there is large number of buyers and sellers. Perfect competition में क्या होते हैं? Large number of buyers and sellers होते हैं, but monopoly में क्या होते हैं? Single seller. The second one was perfect competition में क्या होते हैं? It is इसका कर्व कैसा होता है? Horizontal to x axis, but आपके मोनोपोली में क्या होते हैं? Falling downward, that is sloping downward. The next difference was क्या होंगे? Perfect competition में यूनिफॉर्म प्राइसेस होंगे, बट मोनोपोली में क्या होगा? जो प्राइस वो सेट करेगा वो होगा. The next one was perfect competition में क्या होता है? Is determined at the point where demand and supply both are equal. Perfect competition कब determine करेगा? जब डिमांड और सप्लाई क्या होंगे? इक्वल होंगे. But this doesn't happen when monopoly. Okay, it happens when marginal cost equals to marginal revenue in case of monopoly. Okay, perfect competition में जब सप्लाई और डिमांड सेम होंगे उस टाइम क्या होगा? प्राइस डिटरमाइन होंगे. बट अगर आपको प्राइस डिटरमाइन करने हैं किस में? मोनोपोली में, तो क्या होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू. द फिफ्थ पॉइंट वाज इन परफेक्ट कंपटीशन देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं? वहां पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, बट मोनोपोली में नहीं होते. यू नीड टू गिव सम चार्जेस. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं? देयर इज डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, बट मोनोपोली में क्या आता है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, दैट इज दे आर सेम. द नेक्स्ट वन वाज शॉर्ट रन में क्या होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में दे अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, बट लॉन्ग रन में क्या होता है? दे अर्न नॉर्मल प्रॉफिट. बट इन केस ऑफ मोनोपोली क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड दोनों में वो क्या करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं. सॉरी, शॉर्ट पीरियड में वो लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं और लॉन्ग पीरियड में वो लोग क्या करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं. In case of monopoly, they earn abnormal profit in the short run and normal profit in the long run. The next difference between perfect competition and monopoly where average cost कब होंगे? minimum. The average cost becomes minimum at the equilibrium point. Okay, equilibrium point में क्या होगा? average cost आपके minimum मिलेंगे, but आपकी अगर monopoly का बात किया जाए तो average cost क्या होगा? falling, वो गिरता रहेगा at the equilibrium point. The next one was in perfect competition you need to know क्या होंगे? प्राइस कम होंगे. क्या होंगे? इन परफेक्ट कंपटीशन द आउटपुट इज मोर व्हेन द प्राइस इज लेस. अगर प्राइस कम होगा तो आउटपुट क्या होंगे? ज्यादा होंगे. बट अगर मोनोपोली की बात किया जाए तो आउटपुट क्या होंगे? कम होंगे
व्हेन द प्राइस इज मोर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपके डिफरेंस बिटवीन क्या है? इन परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, बट इन मोनोपोली देयर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपको मैंने 3 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको पढ़ाया था। सो देयर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ मोनोपोली, बट देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ perfect competition. Okay, these were the few differences between perfect competition and monopoly. Okay, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ओके, आप ये पढ़ के जाइएगा। द नेक्स्ट टर्म वाज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसके पास है? इनपरफेक्ट कंपटीशन के। इससे हम लोगों ने फीचर्स देखे थे, फ्यू फीचर्स। फर्स्ट फीचर देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे फर्म्स इंक्लूड होते हैं। ओके, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होते हैं, इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। ओके, और इसमें कैपेसिटी है, इसमें आपके बहुत सारे कैपेसिटी अनयूटिलाइज होते हैं, तो इसमें आपके एक्सेस कैपेसिटी है। ओके, और इसमें क्या होते हैं? सेलिंग कॉस्ट भी होते हैं। ओके, वी इंक्लूड सेलिंग कॉस्ट इन इट। तो ये क्या कौन से किसके किसके फीचर्स आ गए? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स कौन कौन से? एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, product differentiation, free entry and exit, excess capacity and selling cost. The next one was short run equilibrium of the firm under monopolistic competition. Short run क्या होंगे? equilibrium of the firm under monopolistic competition क्या होंगे? इस टाइम पे क्या होगा? Our marginal revenue will be equals to marginal cost. हमारा marginal cost किसके बराबर होगा? Marginal revenue के बराबर। ओके, in case of short run equilibrium of the firm under monopolistic competition. हम लोगों ने ये क्वेश्चन में किया था, राइट? हमने कंपेयर किया था मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट से व्हेन वी हैव टेकन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में वो क्या अर्न करेगा? लॉन्ग रन में वो क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे। ओके, उसके बाद हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के डिफरेंस बिटवीन क्या थे। ओके, अंडर अंडर परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट दैट लेवल दैट इज AC is minimum। क्या होंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होंगे? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, बट अंडर मोनोपोलिस्टिक व्हेन LHC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, एवरेज कॉस्ट क्या होंगे? जब डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे उस टाइम पे क्या होगा? आप इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्वायर कर पाओगे इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Next we have discussed was the price determination under oligopoly. Oligo means it is a Greek word. Okay, oligo means few and poly means to sell, few to sell. Okay, इसमें हम लोगों ने इसके फीचर्स देखे थे। few फीचर्स कौन कौन से फीचर्स है? इट इज इंडिपेंडेंस, इंटरडिटर्मिनेंट। इंटरडिटर्मिनेंट क्या था आपका? डिमांड कर्व, एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली, सेलिंग कॉस्ट, प्राइस रिजिडिटी। ये आपके क्या थे? आपके फीचर्स थे किस चीज के? ओलिगोपोली के। उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्राइस डिटरमिनेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके हम लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़े थे। द फर्स्ट मेथड वाज इंडिपेंडेंट प्राइसिंग, प्राइसिंग अंडर कोल्यूजन एंड प्राइस लीडरशिप। इस तरह से ये मेथड्स लगा के, इन तरीकों को लगा के हम लोग क्या निकाल सकते हैं? प्राइसिंग डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूओपोली। ड्यूओपोली में हम लोग क्या पढ़ा था? इसके कुछ एजम्पशंस हम लोगों ने लिया था। जस्ट लाइक ड्यूओपोली में क्या होते हैं? इसमें 2 फर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों क्या करते हैं? जीरो मार्जिनल कॉस्ट होते हैं, इसमें दोनों अच्छे से आप ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों के क्या होंगे? कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप होंगे। और लास्ट में हम लोग इसमें क्या एज्यूम करते हैं? इस सेलर एक्ट्स इन द assumption that his competitor will not reach to his decision। ओके, इसके कंप्यूटर क्या नहीं कर पाएंगे? इसके डिसीजन पर रीच नहीं कर पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। These were the assumptions on which duopoly was based। इतने में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट अपने चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने इंटर किया था द नेक्स्ट पार्ट दैट वाज मार्केट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम लोगों ने यहाँ तक खत्म किया था। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक दिया था मार्केट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट वर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। सो एक प्रोडक्ट का प्राइस में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिसके वजह से प्रोडक्ट का प्राइस
चेंजेस होते हैं। सो व्हाट वेर दोज फैक्टर्स? एक तो टारगेट कस्टमर्स, कंपटीशन, लॉ रेगुलेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल पॉलिसी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इन चीजों की वजह से क्या होता है, हमारा हमारा प्रोडक्ट का प्राइसेस चेंज होते हैं। ओके, दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज बेस्ड अपॉन। ओके, सो दिस यू नीड टू नोट डाउन। आपको ये एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स में थ्योरी पार्ट में अगर आते हैं तो आपको पूछे जा सकते हैं। दिस कवर अ गुड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट हमने देखा था मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। ओके, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग देखा था हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने 3 मेथड्स देखे थे, कंपटीशन मेथड प्राइसिंग, डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग एंड प्राइसिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंसीडरेशन। ओके, इन तीनों मेथड्स में हम लोगों ने देखा था हाउ प्राइसिंग मेथड्स कैन बी अप्लाइड। इसके अंदर में भी हम लोगों ने कंपटीशन मेथड में हम लोगों ने 5 मेथड्स पढ़े थे, डिमांड ओरिएंटेड में हम लोगों ने 2 मेथड्स पढ़े थे और प्राइस बेस्ड ऑन अदर इकोनॉमिक में हम लोगों ने 4 मेथड्स पढ़े थे। ओके, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। आपके बुक में मैंने ये इनकॉर्पोरेट भी कर दिया है, सो आई एम नॉट गोइंग डिटेयली ऑन दिस टॉपिक। ओके, आपका इसमें से मेन टॉपिक है सील्ड बिड प्राइसिंग। सील्ड बिड प्राइसिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद द नेक्स्ट यू कैन रीड। ओके, कम से कम आप इसमें सील्ड बिड प्राइसिंग पढ़ लीजिएगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेक्स्ट वी आर डिस्कस्ड वेयर प्राइसिंग पॉलिसीज बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। ओके, प्राइसिंग पॉलिसी कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। अगर वो परफेक्ट कंपटीशन हुआ तो अ फर्म कैन ओनली सेल इट्स प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं, आपको अगर आपके प्रोडक्ट बेचने हैं मार्केट में, अगर आपको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो मार्केट प्राइस मिल रहे हैं, मार्केट प्राइस जो है उसी पे बेचना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। द नेक्स्ट वन वाज मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, अ मोनोपोलिस्ट मस्ट set entry preventing prices, it should hold prices at a level which will tend to discourage new firms। मोनोपोली में क्या होते हैं, उसको ऐसा प्राइस बना देना चाहिए कि कंपटीटर्स उसमें इंटर ही ना कर पाए। ओके, इट हैपेंस इन मोनोपोली। ड्यूपोली में क्या होते हैं, देयर आर 2 फर्म्स, each firm can choose his production in such a way to maximize his income। दोनों फर्म क्या करेंगे, इस तरह से मेथड्स लगाएंगे जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ओलिगोपोली, इंटरप्रेस अटेम्प्ट्स टू अवॉइड प्राइस वार्स। वो क्या करते हैं, अपने कंपटीटर से वो प्राइस के लिए नहीं लड़ते हैं। ओके, क्योंकि अगर वो प्राइस के लिए लड़ेंगे तो द नेक्स्ट कंपटीटर विल compete them on the basis of its price। ओके, तो वो प्राइस पे नहीं लड़ते हैं। ओके, अंडर ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होते हैं, इसमें आपके प्राइस क्या होते हैं, एक्सट्रीमली वैरी करता है। ओके, इसमें क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के वजह से क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस डिफरेंटली वैरिड होते हैं। ओके, डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट होते हैं इसमें। सो यहाँ तक हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 3 कंक्लूड कर दिया था। दिस वाज द रिविजनरी वीडियो फॉर आवर चैप्टर नंबर 3। आपको मैंने और भी नहीं दिए, क्यों, क्योंकि दोज पार्ट वाज कवर्ड इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, जो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन आपके क्लासेस में मैंने कराए हैं। आई हैव नॉट स्किप्ड इवन वन क्वेश्चन। आई हैड गिवन यू 3 क्वेश्चंस एज योर होमवर्क। उसमें भी अगर आपको डाउट आते हैं तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। दैट वाज इवन रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी आती है तो आई एम अ कॉल अवे फ्रॉम यू। ओके, यू कैन मैसेज मी एंड आई एम श्योर आई विल कॉल यू विद इन द वर्किंग आवर एज सुन एज आई विल गेट फ्री। ओके, एज सुन एज आपके डाउट्स मैं उसको कवर करूंगा। आपको जितने वहां पर लगेंगे मैं आपको जल्दी से जल्दी उसके रिप्लाई देने के लिए ट्राई करूंगा। बाकी हमारा चैप्टर या 3 यहाँ पे एंड होते हैं। ओके, सो वी कंक्लूड दिस चैप्टर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। दिस वाज द रिविजनरी वीडियो टुडे। ओके, let's see all of you in the next class। Okay, till then see you all।